पहले भी था और हो चुका है। उनके अंदर जो गलत ज्ञान हो गया है ना, वो अपनी ज्ञान ठीक कर लें। जब धर्म आरे आ जाती है ना राजनीति के किसी भी देश में, तो उस देश का बंटाधार होना तय है। तो तय हो गया है बंटाधार। अब युवाओं में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। हिंदी में एक कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, वो कहते हैं मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहीं तो तन छार एक मुट्ठी। यदि मानव मानव में प्रेम ही नहीं रहा तो आप मंदिर बना के क्या करोगे? लियो टॉल्स्टॉय जो फिलोसफर थे, उनका एक कहावत था, अगर किसी भी मुल्क को बर्बाद करना है तो वहाँ के व्यक्ति को धर्म के नाम पे लड़ा दीजिए, वह मुल्क स्वतः बर्बाद हो जाएगी। मंदिर उद्घाटन में मोदी जी जाते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूजा में तभी बैठ सकते हैं जब वह शादीशुदा हो और पत्नी के साथ हो, लेकिन ये ऐसे अशुभ व्यक्ति जा रहे हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। देश के युवाओं को ये भी चिंता है। सबसे बड़ा ताकतवर भारत किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। उस पर गर्व नहीं किया जाता, गर्व किया जाता है यहाँ सावरकर, गावरकर, डरपोक, जो माफी वीर, जो अंग्रेजों के बीच क्या करता था, घुटना चाटता था, पैरवा तलवा चाटता था। 2024 के चुनाव जो है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इसके आधार पे होने जा रही है। और संघ के व्यक्ति को जो खासकर शैक्षणिक संस्थान में बैठाया जा रहा है, आप सर्वे कर लीजिए, पूरे देश में जितने भी सेंट्रल विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के कुलपति को जो नियुक्ति होती है, उस कुलपति की योग्यता क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं बिहार बोलता है तो पूरा देश सुनता है, और बिहार का युवा जब बोलता है तो पूरे देश में जनमत का निर्माण होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में बिहार का युवा, पटना दरभंगा हाउस के राजनीति शास्त्र के युवा क्या सोच रहे हैं, यही जानने हम दरभंगा हाउस आए हैं। और हमारे साथ बहुत सारे स्कॉलर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। सर, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? अभी 4 से 5 महीने बाद जब देश में आम चुनाव होगा तो उसे लेकर कुछ सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि छात्र हित के जो बात होना चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पे, महाविद्यालयों में, स्कूल में, कैंपस में। ये कैंपस आए दिन पिछले 10 वर्षों से, पहले भी था, आज भी है, बहुत सारे बने भी हैं नया, लेकिन जो यहाँ का शिक्षण क्रियाकलाप काफ़ी प्रभावित है साहब। ये आप भी देख रहे होंगे, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। हम भी शिक्षण संस्थान में रहते हैं, इतने शोधार्थी हैं, सब लोग हैं, छात्र हैं, लेकिन लगातार इन सभी जगहों पर अत्याचार होना, दुराचार हो जाना, बलात्कार हो जाना, कैंपस में वो एक तरह से मठाधीश, वो पूरी तरह से एकदम उसको क्या कहना, उन्हें वो कैप्चर जैसा कर लेना। जैसे आए दिन BHU में 3 बार बलात्कार की घटना घटी, जो मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ तीनों का तीनों कौन पांडे सब IT सेल के उनके पदाधिकारी हैं। एक वहाँ के नगर अध्यक्ष पार्टी सेल का, एक संयोजक और एक सचिव, सब मिलकर के ने नग्न वीडियो बनाया। और वहाँ हमारे गरीब गांव के लोग सेंट्रल विश्वविद्यालय में पढ़ना सोचते हैं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ना सोचते हैं। यहाँ अगर कोई किसी तरह का जघन्य दुराचार, बलात्कार, अत्याचार हो तो वो क्या, शिक्षण का क्या महत्व रह जाएगा? वहाँ के पढ़ाने वाला अगर कोई मौलवी का बेटा को संस्कृत में प्रोफेसर बन रहे हैं तो उनको ज्वाइन नहीं करने दो, उनको ऐसा करो, राम का जय श्री राम बोलो, अगर वो कह दें रहीम बोलना है तो नहीं करो। तो एक तरह से वो नाकेबंदी करना, एक तरह से घेरना, एक तरह से वहाँ एक कैडर तरह तोड़ने की व्यवस्था करना, इससे विश्वविद्यालय का स्तर गिरा, विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ। छात्रों का काम क्या है? लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, RSS के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं। विश्व गुरु तो वही देखिए ना, एक ब्रजेश ठाकुर, जो जितने खिलाड़ी थी, जो प्रशिक्षण करने वाले खिलाड़ी, उनके साथ दुराचार का मामला है। जैसे चिंतानंद सांसद दुराचारी थे, वो उनके पूजनीय हैं। जैसे आसाराम तो निर्मल बाबा, तो राम रहीम बाबा, तमाम उनको बाबाओं से मतलब है, और वो बाबाओं के गुर्गा लगातार हमारे छात्राओं को शिकार बनाता है। तो उनका एजेंडा साफ है, उसके लिए हमारे बहन बेटियां सड़कों पर रहती है, आंदोलन करती है, और वो लगातार चाहती है कि शैक्षणिक माहौल को शैक्षणिक माहौल रहने दीजिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जी, हम आएंगे आपके पास फिर दोबारा से। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, और उससे पहले आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं?
चूँकि हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और शोध छात्र हैं, तो हमारा जिस उम्र में हम लोग लोकसभा चुनाव देख रहे हैं 2024 में, और हमारी उम्र लगभग 28 साल हो चुकी होगी, तो इससे पहले भी लोकसभा चुनाव देखा है हमने। 2 बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुत भारी मतों से जीती है। लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव को लेकर अब युवाओं का जो मूल्यांकन है वो बहुत नापा-तुला है। सब समझते हैं, ये बहुत आम बात है कि बीजेपी एक बहुत बड़े बहुसंख्यक कम पढ़े लिखे लोग जिनकी समझदारी वाकिफ़ में सही है, लेकिन गांव देहात या फिर शहरों में, नए शहरों में जिस तरीके से बीजेपी सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है, जिस तरीके से राम मंदिर जैसे मुद्दे, जो बड़े बड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिए, जैसे महंगाई आज देख लीजिए, बेरोजगारी कितने हाई लेवल पे है। तो मतलब अभी राजस्थान का चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उन्होंने कहा था कि 450 रुपये गैस सिलेंडर कर देंगे। अभी उसके बाद संसद में कहते हैं जाकर कि नहीं नहीं ऐसा कुछ मतलब हम लोग ये तय नहीं किए हैं। पहले भी कर चुके हैं जुमलेबाजी, जुमला उनका मतलब लगता है जन्मसिद्ध अधिकार है। तो चुनाव को लेकर युवाओं में बहुत निरस्ता है। उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग से लेके जितने भी संस्थान हैं जो चुनाव, मतलब कि चुनाव जो हो रहा है वो पूरा का पूरा संस्थान का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, और पूरी की पूरी संस्थान बीजेपी द्वारा संचालित है, जो सत्ताधारी दल है इस देश में, और मुख्यतः आरएसएस और बीजेपी के लोग हर जगह बैठ गए हैं। तो मूल्यांकन साफ तौर पे एकदम साफ है कि नकारात्मक भाव है छात्रों का, एक स्टूडेंट्स समुदाय का। वो अब नहीं सोच पाते हैं इस हिसाब से कि अब एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है बीजेपी से रोजगार और वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है। देश या फिर युवा या किसान, मजदूर, कोई भी वर्ग, कोई भी खिलाड़ी हो या फिर कोई भी वर्ग तैयार नहीं है कि बीजेपी के साथ अब जाएगा। और इस बार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से मतलब विपक्ष में राहुल गांधी, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एक साझा मंच 3-4 बार कर चुकी है और अपना एक राय दे चुकी है, देश को एक मैसेज डिलीवर कर चुकी है, तो साफ बात है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग यही सोचता है कि नई सरकार जो बने वो एक प्रगतिशील दौर में ले जाए, और एक ऐसे दौर में ले जाए फिर से रोजगार संचालित हो, फिर से नया वक्त आए, और नया दिन मोदी जी का नहीं चाहिए, नया दिन अब युवाओं, छात्र, किसान, मजदूरों का होना चाहिए। नया दिन जो है उन गरीब लोगों का होना चाहिए जो तड़प रहे हैं। आप बताइए कि जो क्या सोच रहे हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव को? देखिए, मेरा सोचना यह है कि 2024 में जो धर्म, जाति, इन सब चीज़ से उससे ऊपर उठकर चुनाव होना चाहिए। आज अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इतने पूरे देश में अमृत भारत ट्रेन चलाए जा रहे हैं, जो कि उस स्थान पे यदि विश्वविद्यालयों पे ध्यान दिया जाए, शैक्षणिक व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में देखते हैं जैसे जेएनयू हो, डीयू हो या बीएचयू हो, बीएचयू में आए दिन जैसे आईआईटी की छात्राओं के साथ जो गैंगरेप हुआ था, उसमें 3 महीने के बाद जो पकड़ा है वो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं। और यदि हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो जो युवा जाते हैं यहाँ से, एक सपना होता है कि जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो एक सपना होता है कि बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, लेकिन वहाँ पे तमाम आरएसएस का एजेंडा रहता है कि कम एपीआई वालों का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, और जिनका अधिक एपीआई रहता है उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो आरएसएस के लोग नहीं रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि शैक्षणिक व्यवस्था में जब तक सुधार होना चाहिए, बीजेपी ये चाह रही है कि शिक्षा व्यवस्था को हम जो है ध्वस्त करें। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के? 10 साल आपने बीजेपी का शासनकाल देखा, अब आपके मन में क्या चल रहा है? देख रहे हैं कि आगे का चुनाव आने वाला है, और आगे का चुनाव को हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि जितने भी छात्र और युवाएं हैं, जितने भी विश्वविद्यालय का, उनको धार्मिक मुद्दा पे कम और अपने बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो अहम होना चाहिए उसके लिए। क्योंकि जब तक हम लोग जो अभी के युवा हैं वो जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक अच्छे जगह पे जाएंगे नहीं, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। धर्म अच्छी चीज़ है, मानिए, धर्मनिरपेक्ष है, सबका अपना अपना मानने का अधिकार है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं आपको रोजगारी जो अभी जो चल रही है बेरोजगारी का, उससे आपको लड़ना होगा, और बेरोजगारी वाले मुद्दे पर बेरोजगारी यह मुद्दा है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं बहुत शॉर्ट में? 2024 का चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, और देश को भी बचाने का चुनाव है। हमें लगता है अगर 2024 में फिर से यह सरकार आई तो उसके बाद चुनाव वगैरह वाली जो संस्था है, जो प्रक्रिया है, वह ख़त्म नहीं हो जाए। जिस तरीके से आज बीजेपी के लोग और बीजेपी के विचारधारा को मानने वाले लोग
कितना भी कुछ निगेटिव चीज़ों में रहे, वो आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, कोई भी चार्ज उस पर लग जाए, फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है। वह उसे अपना रोल मॉडल मान रहा है और यह मानसिकता देश के आम लोगों में, छात्रों में भी बीजेपी की सरकार भरने का काम कर चुकी है। धर्म का मुद्दा हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, वह चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ उसी आधार पर राजनीति हो, यह देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है और संविधान के हित में नहीं है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप पटना यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो क्या सोचते हैं 2024 को लेकर के? देखिए, हम तो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, तो हम तो सोचेंगे कि सबसे पहली बात जो ये सरकार है महंगाई पे होनी चाहिए। हर बार बोली जाती है कि जीडीपी का 4% हिस्सा जो है शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। स्वास्थ्य पे आज तक बोला गया है कि 3% हिस्सा खर्च किया जाएगा, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षा पे, ठीक ना, और स्वास्थ्य पे जीडीपी का 4% 3% जो हिस्सा है और महंगाई पे, इस पे बात होनी चाहिए। जी। और बेरोजगारी मुद्दा नहीं आपके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी तो सबसे बड़ी मुद्दा है, वो तो पूरा देश देख रही है, ठीक ना। पूरा देश देख रहा है। जी आप बताइए सर, आप क्या सोच रहे हैं? 2024 का चुनाव बहुत अहम होने वाली है और इस अहम चुनाव में युवाओं की भूमिका जो है बहुत बड़ी होगी, क्योंकि युवाओं लगातार 10 साल से, पिछले 10 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार से युवा हो, किसान हो, ट्रक ड्राइवर हो, मजदूर हो, सभी वर्ग नाखुश है। सिर्फ नाखुश ही नहीं है, अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है। और 2024 के चुनाव जो है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इसके आधार पे होने जा रही है। और संघ के व्यक्ति को जो खासकर शैक्षणिक संस्थान में बैठाया जा रहा है, आप सर्वे कर लीजिए, पूरे देश में जितने भी सेंट्रल विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के कुलपति को जो नियुक्ति होती है, उस कुलपति की योग्यता क्या है, उससे ज़्यादा योग्यता रखने वाले प्रोफेसर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन एक संघी को, नासमझ को, पागलों को विश्वविद्यालय के कुलपति बना के भेज दिया जाता है और वो नासमझ और अनपढ़ कुलपति बनकर आते हैं और शिक्षित प्रोफेसर को प्रताड़ित करते रहते हैं। ये अहम मुद्दा ये भी है 2024 के चुनाव में। तो सुना है आपने कि प्रताड़ित करने वाले, नासमझ, अनपढ़ लोगों को कुलपति बना दे रही है ये सरकार। आप क्या सोचते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर के? सही बोले हमारे साथी ने। हमारी तो मुद्दा, हम तो शोध छात्र हम लोग हैं, सबसे बड़ी मेन रोजगार का है और महंगाई का है। आज सही बोले कि कुलपति, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय में कुलपति आ गए हैं, अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो करोड़ों करोड़ रुपया जो छात्र और आम पढ़ने वाले छात्रों का करोड़ों करोड़ गबन करके, वैसे लोग जो है कभी कोई सेमिनार करने के नाम पे, किसी के प्रोग्राम करने के नाम पर करके वो गबन कर रही है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो आज अगर शोध करने पहुंचते भी हैं तो उनको जो है कभी इंटरव्यू में छाट दिया जाता है, तो कभी उसको किसी मैंने, अगर आपको जान गए, खास करके जान गए कि हमारे ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दलित समाज के लोग घर गए हैं, तो कभी आपको ये हायर एजुकेशन तक पहुंचने तक नहीं दिया जाता है। तो ये हम लोग आज के युवा जो हैं, हमारे समाज के लोग जो है, बहुत पहले कम लोग जो आगे बढ़ने दिया जाता था इस सेक्टर में, तो युवा को रोजगार तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये 2024 को जो मुद्दा है, खास करके अब जो पूरे देश के इंटेलेक्चुअल, ऐसा नहीं है बीसी कास्ट बेसिस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे युवाओं को जो एक मांग है, महंगाई से और रोजगार से मांग है। और ये हट के संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के अनुसार सबको समानता की बात करने वाले जो अधिकार है, उस अनुसार उस पर वोट होगा। और ये पटना विश्वविद्यालय भी ऐसा इतिहास रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे छात्रों ने उस, जैसे अभी देख लीजिए, कुछ साल पहले हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर की विरोध किया था। बताइए किस साजिश के तहत जो है दलित बैकवर्ड छात्रों को जो है वहाँ से हटाया जाता है। अभी हाल ही में घटना देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मण यादव जैसे वैसे शोधार्थी जो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट शोधार्थी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, JRF है, उनके पास सब कुछ है, 14 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वैसे लोग को अगर प्रताड़ित किया जाता है तो सोच लीजिए हमारे देश के वैसे युवाओं जो गांव देहात में बैठे, सुदूर क्लास में बैठे हुए हैं, जो मैट्रिक ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाए, उनके साथ कैसे रोजगार पाएंगे? सिर्फ धर्म नहीं, ये धर्म से देश नहीं चलेगा, ये धर्म से नहीं चलेगा। ये धर्म के नाम पे जो लोग हैं, अभी देख लीजिए, जैसे ही जो चुनाव आने वाला है, फिर से देख लीजिए कि अभी कोरोना का आ गया है सीजन, कोरोना का संख्या बढ़ने लगा है। अरे भैया, कोरोना हमारे देश में पैदा होता है क्या?
पैदा होता है कि पैदा करवाया जाता है। पैदा करवाया जाता एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जी जी ये लोग जो संस्था जो चलाती है ना, ये संस्था जो बोर्ड का जो है ना, ये लोग का सबका ये बनाया हुआ क्रिएटिव सबको स्क्रिप्ट तैयार किया हो रहता है। चुनाव आने से पहले ये कर दो ताकर कि वो, क्योंकि वो बैलेट पेपर का चुनाव हम लोग भी बहिष्कार करेंगे, यहीं से एक आंदोलन भी होगा। ये जो आप ईवीएम का जो क्या पता नहीं घोटाला क्या है नहीं है, लेकिन हम लोग तो मांग भी करेंगे। लेकिन युवाओं इससे उठ चुकी है, धर्म हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, ये महंगाई से मुक्ति चाहिए। इसी मुद्दे पे आएंगे। तो सुना है आपने देश में कितना बड़ा खेला चल रहा है, खास करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में किस तरह का माहौल बनाया गया है। सर, बिहार पे आरोप लगता है कि जाति आधारित वोटिंग होती है, जात को लोग वोट करते हैं। आप बताइए ना, देश में कहाँ जात नहीं है? जात आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर उनका जात बताया जाता है, प्रधानमंत्री को भी अति पिछड़ा बताया जाता है, जात बताया जाता है, कोयली कौन जाति के हैं। उसके अलावा अभी जो धनखड़ साहब अति पिछड़ा से आते हैं, उनको उपराष्ट्रपति को जात बताया जाता है। तो वो तो जातिवादी, हर स्टूडेंट को भरने के लिए फॉर्म में जाति और धर्म है कॉलम में, ये सब तो है, सभी जगह जाति है, बिना जाति है। हाँ। धर्म और जाति और धर्म की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? जाति आधारित तो उनको करना ही नहीं था, लेकिन जात तो पहले शुरू कर रखे हैं ना। जात तो हटाने के लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं खत्म कर देती है? जैसे नोटबंदी कर दिया, जातबंदी कर दो ना, सिर्फ नाम रहेगा रमेश, गणेश, महेश, राम, रहीम, करीम, लेकिन आप तो वो पसंद नहीं है। आप कुछ टावर लगा दीजिएगा, नेटवर्क लगा दीजिएगा, फलना कोडवर्ड लगा दीजिएगा, चिलना ऐसा कर दीजिएगा, फिर कहिएगा आरक्षण हटाओ। तो ईवीसी कैसे आरक्षण आया भाई? हम लोग तो कहते हैं जाति मुक्त व्यवस्था हो, धर्म मुक्त व्यवस्था हो, ये गरीबी मुक्त भारत बने। हम लोग सही में भारत के जो विश्व गुरु रहा था, विश्व गुरु कौन बनाया था जी? सोने का स्वर्ण युग कौन था? मौर्य प्रशासन था। क्यों नहीं हम लोग गर्व करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे? क्यों ना गर्व करते हैं हम लोग सम्राट अशोक पे, जिसको 4 देश मिला करके सबसे बड़ा ताकतवर भारत किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। उस पर गर्व नहीं किया जाता, गर्व किया जाता है यहाँ सावरकर, गावरकर, डरपोक, जो माफी वीर, जो अंग्रेजों के बीच क्या करता था? घुटना चाटता था, पैरवा तलवा चाटता था। वैसे अंग्रेजों के तलवा चाटने वाला, अंग्रेजों को माँ बहन देने वाला को लोग आज जय जयकार लगा रहे हैं। भाई, देश की तो विडंबना है कि देश की मूल ताकत और इतिहास को हम खोए जा रहे हैं, हम उसको संजो नहीं रहे हैं, पलट रहे हैं सीधे इतिहास को। यहाँ इतिहास बनाया जाता है बिहार में, चाहे जेपी के समय आप जानवे करते हैं, जयप्रकाश नारायण ने यहाँ से शुरुआत किया था तो केंद्र सरकार गिर गई थी, फिर यहाँ से ही शुरू होगा। आप बिहार तय किया है कि 24 का चुनाव में इंडिया गठबंधन जैसी ताकत उभर करके आएगा, उनकी पूरी सुपड़ा साफ होगा, युवाओं का जो भक है, मायूसी है, उसमें खुशी आएगा। आपको पता है 60% युवा है, और युवा शांत बैठने वाला नहीं है। युवा में खलल है, युवा में रस है, युवा में तेज है, युवा में ताकत है। जब कहता है ना, जिधर जवानी चलती है उधर ही जवाना को चलना पड़ता है। जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है, और बिहार इतिहास बनाने के लिए जाना जाता है। और जैसा कि सर ने कहा कि तैयार है। ये बताइए कि जाति की राजनीति, कहते हैं बिहार के लोग जो है जाति आधारित वोटिंग करते हैं, इस कारण जो है सही मैंडेट उभर कर सामने नहीं आता है। अच्छा, जो जाति की प्रकृति है वो राजनीति से कितनी दूर रही है? जैसे इन्होंने अभी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, हाँ, आदिवासी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो इसको तो मतलब फोकस में लाया जाता है केंद्रीय सत्ता द्वारा और किसी बड़े संस्थान द्वारा। ये पूरा जो स्टेट चल रहा है, पूरा जो राज्य चल रहा है, पूरा जो शासन चल रहा है, वो बड़े बड़े पंजीपतियों द्वारा चल रहा है। हम लोग तो छोटे मोटे गरीब परिवार से आने वाले छात्र हैं, हम जो पढ़ते लिखते हैं, हमारा मूल्यांकन बस यही है कि ये जो लोग जाति को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो दूसरे को जातिवादी बताते हैं। उनका खुद का अपना एक सिनारियो है, उनका खुद का अपना एक एरोमा है, और उस एरोमा में दूसरे को गठित करते हैं। जाति सच्चाई है बिहार की, इसमें कोई शक नहीं है, भारत की सच्चाई है। बहुत विभिन्नता है हमारे यहाँ, जाति, धर्म, अलग अलग परंपराएं, कल्चर्स बहुत सारे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ पे अगर ये कहा जाता है नकारात्मक रूप से कि यहाँ जातीय पॉलिटिक्स होती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो उस सत्ता पे उठता है जो हमें जात के खेमे में गठित करते हैं। हम खुद ओबीसी हैं, हम खुद शेड्यूल कास्ट हैं, हम खुद बहुजन हैं, हम तो एक छतरी के नीचे सबको मानते हैं, सबको, और उन्हें भी मानते हैं जो स्वर्ण गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो स्वर्ण। और इस कहीं ना कहीं बिहार में जो हमारे बिहार के जो लोग कहते हैं कि बिहार में जातीय पॉलिटिक्स हो रही है, तो उनको देखना चाहिए। जो ये सुदामा कोटा मिला है, बिहार का सबसे बड़ा कोटा है सांसदों का, जो सबसे पहले कहा। हाँ, तो ये समझना चाहिए जो लोग आज कह रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं, कास्ट नैरेटिव, उनको शर्म आनी चाहिए।
शर्म आनी चाहिए जो मंच पे आके कहते हैं कि हम फलना समुदाय से संबंध रखते हैं। आप एज ए स्टूडेंट जाति की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, जाति सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हर एक ऊंची जाति अपने अंदर एक नीची जाति खोज ही लेती है। तो हम देखें कि जाति के आधार पे जो वोटिंग लोग करते हैं वो क्या, जाति के आधार पे वोटिंग नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं हमारे प्रति, क्या रोजगार के लिए वो हमारे कितने खड़े हैं। आज हम यूपी में ही देखें तो नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया जा रहा है, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय कर दिया जा रहा है, अभी अयोध्या फतेहपुर था उसका भी नाम बदला जा रहा है। नाम बदलने से क्या होगा? लोग तो उसी के नाम से जानेंगे जो शुरू से चली आ रही है। आज मुगल सराय को कितने लोग दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं? कोई नहीं कहता। तो जाति पे जो है, जाति नहीं होनी चाहिए। जाति नहीं होनी चाहिए। आप बताइए सर, क्या सोच रहा है जाति की जो लोग इस बात को हवा दे रहे हैं, जो बिहार में जाति की राजनीति होती है, तो उन लोगों को यह समझना चाहिए जो जयप्रकाश नारायण जी का जो क्रांति था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन 74 का जो छात्र आंदोलन था, वह जाति के आधार पे हुआ था क्या? बिहार से वह आंदोलन का आगाज हुआ था और पूरे देश के सत्ता परिवर्तन करने का काम किया था पूरे देश में। कर्पूरी जी क्या जाति के आधार पे मुख्यमंत्री बने थे? भोला पासवान शास्त्री जाति के आधार पे मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार जी 15-20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं जाति के आधार पे। लालू यादव सिर्फ कोई एक जाति के आधार पे अगर कह देगा जो राजनीति करके सत्ता के केंद्र में आ जाएगा तो वह पॉसिबल ही नहीं है। अगर लालू जी जाति के आधार पे मुख्यमंत्री करते तो फिर 14-15% वोट लेकर के तो मुख्यमंत्री बनते नहीं। नीतीश कुमार 3% वोट के आधार पे मुख्यमंत्री बनते नहीं। कर्पूरी जी 1-2% वोट लेकर के इतने दिनों तक मुख्यमंत्री तो बने रहते नहीं। तो आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं और उसके आरोप लगाने के पीछे साजिश क्या है, इसको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि बिहार में जाति आधारित वोटिंग होती है। बहुत ही अच्छा गौतम जी ने कहा कि यहाँ कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान जैसे लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार भी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, मिसाल हैं। पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तकरीबन 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं जो जाति का आरोप लगाता है कि बिहार में जाति आधारित वोटिंग होती है? जैसे देखिए, भारत विविधता का देश है और देखा जाए तो ऊपर हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में हैं उस पर जाति का लगता है। आप देख सकते हैं तो साउथ में वहीं पे लैंग्वेज का चलता है, वेस्ट में देख सकते हैं तो धर्म के नाम पे होता है, ईस्ट में देख सकते हैं आइडियोलॉजी के नाम पे होता है। तो कहीं ना कहीं भारत में हर जगह अपना अपना समीकरण है वोटिंग का। तो इस पर आप जात के लेके पूरा नहीं कह सकते हैं कि ये जात है तो इस पर वोट देंगे। जहाँ कि गौतम भैया भी ने बोले कि इतना % कम वोटिंग जो है, इसके बावजूद भी सरकार में रहना, तो कहीं भी हमको नहीं लगता है कि जाति हम लोग पे जो थोपा जा रहा है जिस प्रकार से, वो होना चाहिए, क्योंकि सब जगह अलग अलग सिनेरियो है वोटिंग का। तो बहुत ही ब्रॉड सोच है युवाओं का और ये साफ कर रहे हैं कि क्या जाति की साजिश है, किस तरह की बात होती है इस जाति के पीछे। आप क्या सोचते हैं सर? सबसे पहली बात है कि जाति पे वोटिंग, ये सवाल उठाने वाले कौन हैं? आप पहले ये देखिए कि जाति पे वोटिंग और जाति बाद आरोप लगाने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जो जिसने जाति बनाई, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो संघी लोग हैं, जो आज भी जात के आधार पे पद पाते हैं, पोस्ट पाते हैं और जात के संरक्षण में खड़े रहते हैं। बाकी लोगों को जाति इसलिए बनाई गई थी ताकि प्रताड़ित कर सके। आज वही लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि जाति के आधार पर वोट पाते हैं। आज भारतीय राजनीतिक नस्ल में बस गया है जातिवाद। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है और इस बात को गोदी मीडिया जिस रूप में प्रचारित करती है कि जाति के आधारित सिर्फ बिहार में ही होता है, ये सरासर झूठा ही पूरे देश के नस्ल में है। वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या योगी आदित्यनाथ ठाकुर हो, सबसे पहले सबसे बड़े जातिवाद के संरक्षक यही लोग हैं और गोदी मीडिया इसको संरक्षण देने में रात दिन लगी हुई रहती है। चलिए, आप क्या सोचते हैं जाति का मुद्दा? का मेरा बस एक मुद्दा एकदम फैक्ट है, क्लियर है, उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए बढ़िया से। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक पढ़े ना आप? जब देश में जाति देख करके कुआं बना सकते हैं, जाति देख करके मंदिर बना सकते हैं, जाति देख करके तालाब बना सकते हैं, जाति देख करके किसी को रहने की मकान दे सकते हैं,
तो आप कैसे कहते हैं कि जाति व्यवस्था को जो है सभी जाति देख के धर्म नहीं चलता, जाति देख के बिहार का राजनीति नहीं चलता है? अरे जातिवाद हम करते हैं, सदन में आवाज़ उठाना, काहे विचलित हो गया पूरे देश, क्यों पूरा देश विचलित हो गया? जाति खत्म कीजिए, आपने खत्म कीजिए। अरे हमको तो जाति देख के हमेशा प्रताड़ित किया गया, आज़ादी के 71 साल बीत गया, फिर भी जाति देख के हमको संबोधित करते हैं, जाति देख के सारा कुछ देते हैं। तो कहते हैं जाति देख के बिहार चलती है, जाति राजनीति चलती है। अरे जाति तो आप कर रहे हैं, कर दीजिए जाति खत्म, हम भी तैयार है करने के लिए, कीजिएगा, है हिम्मत। संविधान को ये लोग, संविधान को सिर्फ मानने वाले लोग एक भी लोग नहीं है, संविधान के नाम पे राजनीति कर करके तोड़ करके करने वाले हैं और जाति खत्म कर देंगे ये लोग। जिस दिन देश में इस जाति धर्म से उठ कर करके अगर राजनीति कर दे बीजेपी बारी लोग ऐसे कर दे, देख लीजिएगा लोगों को सुपड़ा साफ हो जाएगा। जाति धर्म से ऊपर उठ जाएंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। और एक बार फिर जो है देश में धर्म का मुद्दा गर्म है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। 22 जनवरी को जो है लोगों से अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया गया है। धर्म की राजनीति को आप पढ़े लिखे लोग किस तरह से देखते हैं? जो जय श्री राम की घोषणा एक बार फिर हो रही है, उनको महिमा मंडित करने का काम। जय श्री राम के लोग हैं, हमारे दिल में जय श्री राम है, हमारे घर में राम श्री राम का वो मंदिर है और उनकी तस्वीर पर माँ जी दादी जी सब रोज डेली पूजा करती हैं। लेकिन ये दिखावट करना, दिखावटी करना, ढकोसला करना, आडंबर करना, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति बनाना, ये सब के सब क्या है? दिखावटी है। हाथी का दांत खाने में काम नहीं आता है, दिखाने वाला है। तो ये दिखाने वाले लोगों को हम लोग उस पर विश्वास नहीं रखते। यही लोग धर्म के नाम पर चुनाव के समय में शिव जी के शिवलिंग पे, भोले बाबा पे गाय का हड्डी फेंकवाता है दंगा करवाने के लिए। यही लोग राम श्री राम के मंदिर में गाय की हड्डी फेंकवाता है और दूसरे तरफ उसको भगवान राम को भी राजनीति में ले आता है लोग। तो ये तो औचित्यपूर्ण बात है, कैसा लोग है ये। भगवान राम का भी नहीं है। कर्नाटक में गया लोग और जय हनुमान करने लगा लोग, और जय हनुमान करके गदा जब वहाँ जब हारा तो आज देखिए कहाँ भागा लोग। तो ये लोग ना राम के हैं, ना हनुमान के हैं, ना भगवान शिव के हैं और ना सनातन के हैं। सनातन में समानता कहा गया है, आई भेदभाव लोग हैं। ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पे पहुंचा दिया। ये उनको पूछिए ना कि उनसे पहले 4थे पायदान पे था, उनको कहिएगा कि जीडीपी कितना है, बताएंगे वो। गलत जीडीपी दिए। वर्ल्ड बैंक वाले ने क्या कहा, उनको कहिए कि भूखमरी के केमा स्थान पे भारत है अभी। 100 कितना 31वां 29वां 28वां स्थान पे आया। क्यों आया? गिरा कि बढ़ा? 100 कुछ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। तब भूखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। 300 रुपये के गैस अभी 1200 रुपये 1100 रुपये में लेते हैं हम लोग। अभी 1000 किया गया कि चुनाव है तो 200 रुपया कम कर दीजिए। ये दिखावटी लोग समझता नहीं है। भारत विश्व गुरु पहले भी था और हो चुका है। उनके अंदर जो गलत ज्ञान हो गया है ना, वो अपनी ज्ञान ठीक कर लें। 50 तरह की गलती बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सभ्यता सार्वगर्भिक है, समृद्ध है, विकसित है। 5वीं अर्थव्यवस्था हुई है, इसका कुछ फायदा नहीं मिला देश। ये सब नकली हैं लोग। 5वीं अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र अदानी अंबानी के खजाने वाले लोग का हुआ है, विजय माल्या का हुआ, नीरव मोदी का हुआ, चिकुल चौकसी का हुआ है। ये इनके लोगों का नहीं हुआ है। गांव गरीब के लोग तो भाई सबके सब लोग भूखे नंगे बेरोजगार पड़े हैं। सब लोगों की नौकरियां चाहिए, सब लोगों को रोजगार चाहिए, सब लोगों का। आज बताइए उन्होंने जो जो कानून बिल लाया वो सबके सब पे उल्टे क्यों पड़ा? आज वो जय श्री राम कर रहे हैं, उनका उल्टा नहीं पड़ेगा? उसी बनारस में जहाँ श्री राम का बात कर रहे हैं, श्री राम बलात्कारी बनाते थे, श्री राम वो दागेबाज करते थे, श्री राम तनाव और भड़काव करते थे, श्री राम दूसरे धर्म को गाली बकते थे, श्री राम दूसरे को मस्जिद तोड़ते थे। श्री राम समता, हम लोग का क्या कहा, सर्वधर्म समभाव, मानवता सर्वोपरि धर्म है, इंसानियत सर्वोपरि धर्म, यही गायब है। मानव ही नहीं रहेगा तो पूजा कौन किसको करेगा भाई? इसलिए भक्त बनाना है, मानव मानव को जोड़ना है। देश के निर्माण देशवासियों से होता है। देशवासी त्रस्त है, देशवासी त्रस्त है। बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो धर्म की राजनीति जो है देश के लिए कितना घातक है, और अभी एक बार फिर जय श्री राम को लेकर के देश में एक मुहिम चलाया जा रहा है कि अयोध्या पहुँचें, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? चूँकि जय श्री राम हो, जय श्री कृष्ण हो, जय महादेव हो,
बहुत सारा जयकार है, मतलब इतना देवी देवता है। लगभग अगर हम लोग सही में राम या फिर किसी देवी देवता या फिर किसी भी धार्मिक मसले को लेकर अगर राजनीतिक तौर पे कोई विचारधारा अग्रसित करे ना, तो हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे कितना कितना करोड़ देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता। मतलब कि हमारे पिछले जनरेशन, हमारा पहला जनरेशन तो विश्वविद्यालय में पहुंचा है, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि साला 33 करोड़ देवी देवता का अभी नाम आना बाकी है राम के बाद। वो तो यहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ मस्जिद तोड़ेंगे, वहाँ मस्जिद बनाएंगे, यहाँ मंदिर तोड़ेंगे, नई नई स्थापनाएं करेंगे। भगवान जी, हम लोग ही मानते हैं भगवान को। अब हमको तो भाई रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, है ना। हमको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में जो बड़े बड़े अक्षरों में डुम 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 करके बोला जाता है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, कान में जाता है ना लोगों का, तो लोग बजते हैं। सारे चैनल यही चला रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, 5वीं सबसे बड़ी अब देखिए चारों तरफ घूम घूम के, जब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जहाँ होती है वहाँ महंगाई इतनी चरम पे होती है क्या? अगर महंगाई बढ़ भी गई तो आप देखिए कि लोगों के खरीदने का कितना काबू है ना। आप ये देखिए कि मिडिल क्लास कहाँ पे आके उतर चुका है, मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ आ गया है। प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके सब कुछ डिफ्रेंशिएट कीजिए। इलाज देखिए, एकदम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। एक मजदूर ताउम्र सिर्फ अस्पताल बनाते रहता है, टाइल्स सेट कर, अभी ठोक रहा है ना अस्पताल में टाइल्स। एक बात बताइए, उसके बच्चे के दिमाग में ट्यूमर हो जाएगा ना, 5 लाख रुपया लगेगा उसको, 5 लाख रुपया। हाँ, अब वही 5 लाख रुपया वो पूरे जीवन उसका मजदूरी का जो श्रम नोचता है ना ये पूंजीवाद, वही 5 लाख रुपया इनके घर पे बना हुआ है। स्विमिंग पूल, उनके घर में बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर और एसी और अलग अलग सुविधाएं हैं। मतलब कि बिना वजह का करोड़ों अरबों में तो खर्च करते हैं ये लोग चुनाव में। पोस्टर देखते हैं एक बार, एकदम लगता है कोई दिक्कत नहीं है, राम हो राधा हो। भाई हमको तो समझ में नहीं आता कि मतलब पूरे विश्व में ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं होगा जो उसने ये बात नहीं कही होगी कि जब धर्म आरे आ जाती है ना राजनीति के किसी भी देश में, तो उस देश का बंटाधार होना तय है। तो तय हो गया है बंटाधार। अब युवाओं में एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि ये जो फैलेसी फैला रहे हैं, आप लोग जो भी अभी हम लोग से बाइट ले रहे हैं, जो भी न्यूज़ चला रहे हैं, पता नहीं कि आप किस स्तर से इस चीज़ों को दिखाएंगे। लोग तो ले जाते हैं कुछ और प्रोडक्ट कुछ और देते हैं, लेकिन सच्चाई मैं बताता हूं कि अभी जो मीडिया का हाल ये है कि आप एक छोटा सा सच नहीं रख सकते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है। रवीश कुमार को देखिए, प्रसून वाजपेयी को देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक नाम याद नहीं आ रहा है, गौरी लंकेश को मार दिया गया। ये लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, ये लोग अंधे हो चुके हैं और गिरेंगे धराम से। ये देश के युवाओं में कितना गुस्सा है आप समझ सकते हैं। जो धर्म की राजनीति है और अभी जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिंदी में एक कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, वो कहते हैं मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तन छार एक मुट्ठी। यदि मानव में प्रेम ही नहीं रहा तो आप मंदिर बना के क्या करोगे? आप सभी युवाओं को, लोगों को आप अयोध्या बुला रहे हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। क्या आप कभी सोचा कि इतने युवाओं को हम किसी विश्वविद्यालय ले जाएं, फ्री में घुमाएं, वहाँ के वातावरण के बारे में बताएं, वहाँ के लाइब्रेरी में दिखाएं? इन्होंने नहीं किया। बस ये धर्म की राजनीति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ पे राम मंदिर बनाना है, वहाँ पे ये करना है, इधर दंगा कराना है, उधर कराना है, और कुछ नहीं करना है इनको। नहीं, ये तो कह रहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था 10 साल में बनाया, 5 पायदान जो है देश को आगे ले गया और आगे तीसरे पोजीशन पे ले जाना है, तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था आपने बनाया, ठीक है, लेकिन ये जो 5वीं लोगों तक कहाँ तक पहुँच रही है? मतलब आज भी देश बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि रिसर्च स्कॉलर को टाइम पे पैसा तक नहीं मिल रहा, और वो कहता है कि फंड ही नहीं है। मतलब मंदिर मस्जिद बनाने के लिए आपके पास फंड है और युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये कैसी अर्थव्यवस्था? ये कैसी अर्थव्यवस्था है? आप समझ सकते हैं कैसी अर्थव्यवस्था है, ये क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ साफ साफ है। आप बताइए, जो अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसको लेकर के एक मुहिम चलाया जा रहा है और बीजेपी पहले भी धर्म की राजनीति, श्री राम की राजनीति करते रही है, तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं? देखिए, धर्म मानना है मानिए, सही बात है, अपना अपना मानने का है,
लेकिन धर्म के नाम पे राजनीतिक मत कीजिए। एक लियो टॉल्स्टॉय जो फिलोसफर थे, उनका एक कहावत था, अगर किसी भी मुल्क को बर्बाद करना है तो वहाँ के व्यक्ति को धर्म के नाम पे लड़ा दीजिए, वह मुल्क स्वतः बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए राजनीतिक जो होना चाहिए धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। आप मुद्दा है, मतलब जो भी राम मंदिर है तो आप अपना मानिए, सबका अपना अपना इच्छा है, सब मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव से पहले 3 महीने बचा हुआ है आप उसको मंदिर बनाएं और उसको इस प्रकार से दिखाएं कि लगता है कि पूरा भारत में विकास के नाम पे एक मंदिर ही बना है। और वहाँ पे अगर मंदिर बना भी है तो जानते हैं कि कौन कौन जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर में? नरेंद्र मोदी जी, इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी। वहाँ पे आचार्य कौन हैं? वहाँ पे सिर्फ वही लोग पूजा करेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सब चीज़ कहीं नहीं होना चाहिए। ये जो देश में दावे किए जा रहे हैं, इसके साथ इनका ये भी तो दावा है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को जो 10वें पायदान से 5वें पायदान पे ले गए और तीसरे पायदान पे उनका ले जाने का लक्ष्य है। तो ये दावे को कैसे देखते हैं आप? सिर्फ राजनीति, धर्म की राजनीति ही नहीं कर रहे हैं, ये भी तो दावे कर रहे हैं, जो अच्छा दावा है। जैसे देखिए 5वें नंबर पे ले गए, 5वें नंबर पे आया है, उससे फ़ायदा किसको हुआ? क्या उस मजदूर को फ़ायदा हुआ जो ग्रामीण स्तर के मजदूर हैं? क्या उस मजदूर को फ़ायदा हुआ जो रात दिन काम करते हैं? उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आप अगर लीडर हैं तो आपको देखना होगा कि हम जो योजना ला रहे हैं, चाहे हम ला जा रहे हैं 5 ट्रिलियन का जो बात कर रहे हैं, तो हमारे ग्रामीण स्तर तक जा रही है कि नहीं योजना। अगर जब तक ग्रामीण स्तर में नहीं जाएगी तब तक आप कुछ डेवलप नहीं कर पाएगा। जो बाहर का शहरी में लोग रहते हैं वो तो खुद स्वतः डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको किसके बारे में सोचना होगा? जो ग्रामीण स्तर पे उसके बारे में सोचना होगा। और जब तक वो डेवलप नहीं होगी तब तक भारत देश डेवलप नहीं हो सकता है। जी। तो ये स्थिति है, लोग, युवा जो है उसको कोई बरगला नहीं सकता। वैसे युवा जो यूनिवर्सिटी में हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि मैंडेट का जो निर्माण होता है, जनमत का निर्माण होता है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से होता है। और ये युवा किस कदर जो है अपनी बातें रख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं धर्म की जो बात राजनीति में घोली जा रही है? जय श्री राम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रचार किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले है कि इस बात को मानना होगा सभी लोगों को, और सब लोग जानते भी हैं कि धर्म की राजनीति अभी के दौर में कौन कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस रूप में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ, उसको एक इवेंट में बदल दिए हैं और चाहते हैं उस इवेंट के माध्यम से हम वोट बटोर ले। ये देश के लिए और श्री राम भगवान के लिए भी सही नहीं है। भगवान के नाम पर व्यापार करने वाले को भगवान भी माफ़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग सीताराम कहने वाले लोग हैं, और ये भाजपा वाले श्री राम नहीं, हम लोग गांधी जी वाले श्री राम हैं, हम लोग सीता जी के साथ रहने वाले राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुजारी हैं, ये भाजपा वाले नहीं। और मंदिर उद्घाटन में मोदी जी जाते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूजा में तभी बैठ सकते हैं जब वह शादीशुदा हो और पत्नी के साथ हो, लेकिन ये ऐसे अशुभ व्यक्ति जा रहे हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। देश के युवाओं को ये भी चिंता है। और आज के दौर में मंदिर के नाम पे जिस तरीके से युवाओं के मुद्दों को दबाया जा रहा है, किसानों के मुद्दों को दबाया जा रहा है, मजदूरों के मुद्दों को दबाया जा रहा है, यह देश के हित के लिए ठीक नहीं है। आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहने वाले कौन लोग हैं और उसको दिखाने वाले, परोसने वाले कौन लोग हैं? आप देख लीजिए, यही IMF का रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले और IMF के चीफ ने, डायरेक्टर ने आगाह किए हैं कि भारत के जो ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा है 2,55,000 करोड़ रुपया, वो ठीक नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो यहाँ हर कुछ के नाम पे बड़ बोलेपन में 80 करोड़ परिवारों को हम 5 किलो चावल देते हैं और उसके आधार पे वो वोट ऐंठ लेते हैं। बाकी दूसरे को कहते हैं कि खैरात बांट रहे हैं, तो क्या क्या वो नाम देते हैं उनका। एक गृह मंत्री अमित शाह जी है, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार के मुद्दे पे जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं नहीं वो जुमला था। तो जो देश की जनता को चाहिए उस पर तो ये लोग मौन हो जाते हैं, और जो ज़रूरत नहीं है उस पर ये लोग खूब हो हल्ला करते हैं। जी। तो सुना है आपने दरभंगा हाउस के युवाओं की आवाज़। युवाओं के साथ संवाद में हम आपको बता दें कि हम चाहते हैं कि देश में इसी तरह एक जनमत का निर्माण हो, और हम युवा संवाद लगातार आगे करते रहना चाहते हैं। अगर आप अपने कॉलेज,
यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, कहीं भी आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आप अपने संस्थान में बुला सकते हैं, जहां हम करेंगे युवा संवाद, जिसके जरिए देश में होगा एक जनमत का निर्माण। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।